@, पे शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम सबका डिस्कशन चल रहा है विश्व के भूगोल पे, और विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम लोग धीरे धीरे क्रम वाइज एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और उस टॉपिक के डिस्कशन के अंतर्गत जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उस पर डिस्कशन हो जाएगा, तो उसके बाद हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का डिस्कशन होगा हमारे विश्व भूगोल के अंतर्गत सौरमंडल की संरचना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सौरमंडल की संरचना के बारे में कौन कौन सा तथ्य है, जो कौन कौन सा टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम के टॉपिक व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यूपीएससी, यूपी, ट्रिपल एससी, एसएससी या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है दोस्तों। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला। चलिए तो दोस्तों हमको देखना है सौरमंडल की संरचना। चलिए तो दोस्तों सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार होता है। क्या होता है? सौरमंडल जो होता है वो सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है। इसमें सूर्य एक तारा है और इसके 8 ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। और समझ में आई दोस्तों? पहले बात तो ये बुध ठीक कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये बुध होगा, ठीक है। बुध ग्रह की बात की जा रही है, न कि महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सौरमंडल क्या है कि सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है। इसमें सूर्य एक तारा है तथा इसके 8 ज्ञात उपग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। ये ग्रह परवलयाकार मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि ये जितने भी ग्रह और जितने भी ग्रह हैं, ये क्या होते हैं कि परवलय पथ से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उन्हें तारे कहते हैं। या फिर ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए सूर्य समान तारों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि ऐसे खगोलीय पिंड जो जिनके पास खुद की तो ऊष्मा नहीं मतलब खुद की अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए, यानी कि उनके पास ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, और वो सूर्य की समान मतलब सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश पर निर्भर करते हैं, जैसे कि ग्रह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों सूर्य के बारे में। आइए देखते हैं। तो सूर्य एक मध्यमा आयु का मध्यम तारा होता है। इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 14.7 अरब वर्ष है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम से बना होता है। चलिए ठीक है। अगला क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। यानी कि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। अगला है सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस होती है। बात समझ में आ रही है? इसकी घूर्णन समय जो होता है वो भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस होती है। अगला है सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले की भी विद्यमानता नहीं है। अगला है सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि सूर्य की संरचना को हम 6 वर्गों में बांट सकते हैं। तो केंद्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर एवं कोरोना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों कि सूर्य के केंद्र का तापमान की बात कर लेते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो नाभिकीय संलयन के तापमान बाह्य परत यानी प्रकाश मंडल से अधिक होता है। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो नाभिकीय संलयन के तापमान यानी कि बाह्य परत से अधिक होता है। अगला देखते हैं। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टि में दिखता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस से प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। सौर कलंक दोस्तों की उसका काला हिस्सा होता है। आगे चलते हैं। क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को स्पीक्वल कहा जाता है।
कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे सौर ज्वाला की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्रोमोस्फीयर का आरंभ कहाँ होता है? प्रकाश मंडल की सबसे ऊपरी परत पे होता है, जहाँ की हाइड्रोजन क्या होता है? कम हो जाती है, और क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रभाव को हम क्या कहते हैं? स्पिक्यूल कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, जहाँ पर तापमान अचानक बढ़ने लगता है। यानी क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच कई किलोमीटर की पट्टी होती है? 100 किलोमीटर की, और जहाँ पर तापमान अचानक से बढ़ने लगता है। ये बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, क्रीड या कोरोना कहलाता है। प्रकाश मंडल का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखता है, और इसको क्या कहते हैं? क्रीड या कोरोना कहते हैं। अगला है, संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को सौर पवन कहते हैं। बात समझ आ रही है दोस्तों? कि संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को सौर पवन कहते हैं। यानी कि संपूर्ण जो सौर तंत्र होता है, सौर सिस्टम होता है, उसमें होकर बहने वाली जो पवन होती है उसको सौर पवन कहते हैं। अगला है, यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम तथा 1% तत्व होते हैं। अगला है, फोटोस्फीयर सूर्य की बाह्य प्रकाशीय सतह को कहा जाता है, यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। अगला है, फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं, इन्हें ग्रैनुल कहा जाता है। बस समझिए, फोटोस्फीयर की जो सतह होती है वो मोटाई वाली ना होकर असमान होती है, जिसमें अन्य छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं, और इन प्रकाशित कणों को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैनुल कहा जाता है। अगला दोस्तों, फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बे को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं, तथा धर्म एवं प्रकाशित भाग को कैफुला कहा जाता है। यानी फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बे को सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, उसमें जो काली काली छलकाएँ पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? सौर कलंक। तथा धर्म एवं प्रकाशित भाग को कैफुला कहा जाता है। दोस्तों, मैं सूर्य का एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, उसमें उसकी संरचना के बारे में बताऊंगा, वो और अच्छे ब्रीफ तरीके से। ठीक है, चलिए। अगला है दोस्तों, फोटोस्फीयर सूर्य की बाह्य प्रकाशीय सतह को कहा जाता है, यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। ये भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अगला कह रहा है कि सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज गैलीलियो ने की थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर कलंक की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं। ठीक है, सौर कलंक में जो काले केंद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्बरा कहते हैं, तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है, इसे पुनुब्रा। ठीक है, और इसके जो हल्के रंग का क्षेत्र होता है उसे पुनुब्रा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह के बारे में देखिए दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी। इसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया कि 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, और इस परिभाषा के अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करते हों। अगला, ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों को या तो खुद में समाहित कर लें या कक्षा से पूर्णतः बाहर कर दें, या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाएं। दोस्तों, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण लिखिए, ये गुरुत्वाकर्षण होगा, याद रखिएगा। ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों को या तो अपनी ओर खींच लें या फिर कक्षा से बाहर फेंक दें, या फिर उनमें चंद्रमा बन जाए, ऐसे तो क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। अगला क्या है? ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित कर सके। यानी कि उसमें इतना पर्याप्त द्रव्यमान हो या फिर इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो कि वो इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या करे कि उसका जो गोला आकार है, ठीक है, उसके स्वरूप को संतुलित रख सके। अगला, ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा तो होता नहीं है, ये सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों कि ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन परिक्रमा कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना।
देखिए क्या कह रहा है कि देखिए पहले तो दोस्तों इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, क्योंकि परि जो अपने दूरी पर घूमना परिक्रमण नहीं परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, परिभ्रमण, परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है पहले दोस्तों, तो ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूमना या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। मतलब कह रहे हैं वर्तमान समय में सौरमंडल पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं, जिनका वर्गीकरण निम्नलिखित है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। चलिए बुध के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यानी बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है और यह सूर्य के सबसे निकट है। अगला क्या कह रहा है, यह सूर्य की परिक्रमा करने सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। इसकी कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यानी सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में यानी 88 दिन में पूरा करता है, और इसकी जो कक्षीय गति है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। ये 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने किलोमीटर प्रति सेकंड से करते हैं, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं, तब बुध का तापांतर ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। दोस्तों हर जगह बुध टाइप हो गया है, इसको हम लोग बुध ग्रह कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे बुध लिख गया है ये बुध होगा। चलिए तो दोस्तों ये हो गया। अगला है, इसको भी हम लोग बुध कर लेते हैं। तो दोस्तों बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है और बुध पर वायुमंडल का अभाव है। चलिए तो दोस्तों बुध जो होता है वो इसका जो दिन का तापांतर वो अधिक होता है, रातें में बर्फीली होती हैं, और बुध का जो तापांतर होता है ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं शुक्र के बारे में। तो दोस्तों यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खंगोलीय पिंड है। अगला है, शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में ही दिखाई देने के कारण इसे क्रमशः सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। अगला है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। अगला कथन क्या कह रहा है, शुक्र के वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ही इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, किस ग्रह के आसपास या किस ग्रह के चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं, तो वो शुक्र होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा दिशा विपरीत अर्थात दक्षिणावर्त होती है, जबकि अन्य ग्रहों की वामावर्त होती है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण 225 दिनों का तथा घूर्णन काल 243 दिनों का होता है, अर्थात हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन रात यहाँ होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा शुक्र ग्रह है उस पर दिन और रातें लंबी होती हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा। ठीक है, और इसका घूर्णन काल कितना होता है, 243 दिनों का होता है, और परिक्रमण काल कितना होता है, 225 दिनों का। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी पृथ्वी की। तो दोस्तों पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, ये हम सभी जानते हैं। आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह है तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर रखता है। यानी कि सूर्य से अगर हम दूरी के क्रम में बात करें तो तीसरे स्थान पर है। अगला है, पृथ्वी पर अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। अगला, पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। इस कारण इसे नीला ग्रह या ग्रीन प्लेनेट के नाम से, ठीक है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ग्रीन प्लेनेट लिख गया है क्योंकि नीला ग्रह है, इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है कि पृथ्वी की जो घूर्णन काल है वो 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड अर्थात लगभग एक दिन का होता है, तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड
अर्थात लगभग 1 वर्ष का होता है। यानी ये अपनी दूरी पर एक दिन के बराबर घूमती है और सूर्य के चारों ये 1 साल के बराबर। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग समय को सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला अगला कथन कह रहा है दोस्तों कि सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से यह भी एक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। अगला है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं दोस्तों, अब मंगल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा तथा सूर्य की दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। अगला कह रहा है इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। अगला सूर्य के ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। इसी कारण मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है दोस्तों कि मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई जाती है। अगला कह रहा है कि अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। यानी ये भी 25 डिग्री पे झुके होने के कारण ये पृथ्वी के समान लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। अगला मंगल में फोबोस तथा डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। तथा डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी है तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर मौजूद है। निक्स ओलंपिया पर जो एवरेस्ट है दोस्तों वो भी उससे भी 3 गुना ऊंचा है। चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति की बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। अगला है दोस्तों कि यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। बृहस्पति की बात करें तो यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। हालांकि इसके कुल 79 उपग्रहों में से ज़्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के होते हैं। अगला देखते हैं तो गैनीमेड, कैलिस्टो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमेड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। इस सौरमंडल का यानी हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गैनीमेड। अगला हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। अगले तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है बृहस्पति, तो बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला है इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं तथा इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहा उपमा प्रदान की गई है। अगला है यह तारा एवं ग्रह दोनों गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन के लिए सन 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगला कह रहा है दोस्तों शनि के बारे में। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान पर है। अगला है इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। अगर इसकी घनत्व की बात करें तो शनि का घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है जो अन्य ग्रहों में सबसे कम है। अगला है शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो अगला पॉइंट है शनि। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है जिससे पीली रंग का दिखाई देता है। अगला है लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं जिन्हें रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। अगला है इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान है इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाई जाती है। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। अगला क्या कह रहा है कि शनि का घूर्णन काल 10 घंटे 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष का होता है। अगले देखते हैं शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह कौन सा था? टाइटन। और इसके 82 उपग्रह हैं जिसमें एसेलेट्स नामक उपग्रह का सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। अगला पॉइंट है यह अंतिम जिसे आंखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जबकि सौरमंडल का द्वितीय सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला है फॉग उपग्रह शनि के अन्य उपग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। बात समझ आ रही दोस्तों? यानी फोबे उपग्रह एक ऐसा उपग्रह है जो शनि के अन्य उपग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। चलिए अब देखते हैं अरुण के बारे में।
तो दोस्तों अरुण के बारे में बात करें तो यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी क्रम में 7वें स्थान पर है। और इस ग्रह की खोज पर सर विलियम्स हार्सल ने की थी। इसे सूर्य से परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 87 ज्ञात उपग्रह हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा 27। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले रंग का दिखाई देता है। अगला है, अच्छी झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये लेता नहीं, लेटा के नाम से होगा, लेटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम एवं सूर्यास्त पूरब में होता है। अगला है, अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर विलय पाए जाते हैं। लास्ट यानी अरुण यानी वरुण, यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य की दूरी क्रम में 8वें स्थान पर है। बात करें तो इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लगते हैं। दूसरा है, जॉन काउच एडम्स अर्बन ली वेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। 1846 ईस्वी में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की थी। यानी वरुण की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज किसने की थी भाई दोस्तों? जॉर्ज गाले ने की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट हो गया हमारा ये। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। यानी वरुण क्या है दोस्तों, ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है और ये सबसे ठंडा ग्रह है। अगला है, इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं। टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। टाइटन पर यानी कि गीजर के प्रमाण मिले हैं। टाइटन पर उष्णोत्स यानी गीजर के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों ये था शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बोलने में या समझाने में थोड़ा फास्ट हो जाता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है दोस्तों जो ये चाहता है कि आप उन टॉपिक को डिस्कशन करें जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी से हो सके। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे इसी तरह से, इसी जुनून के साथ। तो दोस्तों अगला सेशन होगा हमारा इसी से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, एमसीक्यू क्वेश्चन पर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।